चलो शुरू करते रिवीजन को। ठीक है, क्वेश्चन जैसे मैंने कर लिए, कोई डाउट तो कुछ निकालो। ठीक है, क्वेश्चन कितने किए हैं? एनसीईआरटी के लेते हैं। एक क्वेश्चन में सब कुछ अरे वो क्या था यहाँ पे जाके कैसे पढ़ाने के पैसे अभी तो भेजा पैसे पेपर प्रेशर ऑफ प्योर एसिड और क्लोराइड दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, हम आइडियल सॉल्यूशन बताएंगे। अब देखो उन्होंने क्या किया था, वो वही दिया हुआ है। उन्होंने जैसे पूछा कि पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा या नेगेटिव, वो अभी हम लोग मैं बताऊंगा तभी पता चल जाएगा। ठीक है, अभी आइडियल गैस वही करेंगे। तो देखो भाई हमने रॉल्स लॉ पढ़ा था, ठीक है ना। रॉल्स लॉ से मुझे क्या चीज पता चल रही थी, अगर मैं किसी भी दो सॉल्यूशन को मिलाता हूँ तो अगर एक का हमको प्योर प्रेशर पता है तो ये पता चल रहा था कि किसी भी सॉल्यूशन पे मिलाने पर जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेशर हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके प्योर सॉल्यूट होगा। ठीक है, प्योर पार्ट होगा। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटा दे तो क्या आ जाता है, वहां पर मोल फ्रैक्शन आ जाता है। ये बात समझ आती है। अब पर कुछ लिमिटेशंस हैं रॉल्स लॉ की, ठीक है ना। तो रॉल्स लॉ की लिमिटेशन क्या है, एक चीज का हमें ये नहीं पता चलता उससे कि भाई अगर मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो मिला रहा हूं वो दोनों एक दूसरे के साथ अगर रिएक्ट कर जाएंगे तब क्या होगा। वो तो हम लोग क्या करते हैं, ए आपने इतना मिलाया, बी आपने इतना मिलाया, तो आपके पास इतने मोल्स होंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। तभी तो दो, अगर हम लोग देखो जैसे सीधी सी बात करते हैं, C प्लस O2 को मिला दे तो कितना बन जाता है, इसके एक मोल इसका एक मोल से तो ये टोटल एक मोल बन रहा है। ठीक है ना, अगली बात समझ में। ऐसा तो नहीं एक मोल में एक मोल मिलके दो मोल बन रहा हूं, क्योंकि दोनों चीजें कंबाइन हो चुकी हैं। तो रॉल्स लॉ ने आइडियल सॉल्यूशन की बात की थी। उसने ये नहीं बताया था अगर आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाएंगे तब क्या होगा। और जो आप सॉल्यूट डाल रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनो, भी मैं NaCl की बात करूं, मैं जैसे उसको सॉल्वेंट में डालूंगा पानी के अंदर तो क्या हो जाएगा, वो डिसोशिएट हो जाएगा आयंस के अंदर। एक बन जाएगा Na+ और एक क्या बन जाएगा मेरा, एक मोल से कितने बन जाएंगे, दो मोल बन जाएंगे, मतलब डिसोशिएट हो गया। अब उसने पानी में डालते सॉल्वेंट में डालते मोल्स क्या हो गए यार मेरे, चेंज हो गए। तो ये रिएक्शन के बारे में रॉल्स लॉ ने कोई बात नहीं की थी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं आपको अपने पास सॉल्यूशंस की बात करता हूं। देखो एक तो होता है आइडियल सॉल्यूशन, जो आप उसको पानी में डाल रहे हो ना ही वो डिसोशिएट होगा ना ही वो एसोसिएट होगा, वो एक दूसरे से कोई मेल मिलाप नहीं करता, सीधी सी बात है। ठीक है, और एक होता है मेरा नॉन आइडियल। अगर आपसे बात करेंगे कि भाई आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, एक तो हो गया आइडियल सॉल्यूशन और एक होता है मेरे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो है जो रॉल्स लॉ को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। मतलब प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इक्वल्स टू Pa प्लस Pb, या फिर मैं कह सकता हूं ये बराबर होगा किसके, P0A XA प्लस P0B XB के बराबर होगा। ठीक है, वही मैं जब दोनों का प्रेशर का टोटल करूंगा वो टोटल प्रेशर के बराबर आना चाहिए। ठीक है, Pa से प्रेशर निकालूं और Pb से निकालूं, दोनों का जब सम करूंगा वो Pa से कैसा आना चाहिए, बराबर। बराबर आता है तो मेरे पास कैसा होगा, आइडियल सॉल्यूशन। अगर बराबर नहीं आता तो क्या हो सकता है, ज्यादा आएगा या फिर कम आएगा, दो चीजें होती हैं। तो इसलिए मेरे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैसे होते हैं, दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है मेरे पास क्या, पॉजिटिव डेविएशन, और एक होता है मेरे पास नेगेटिव डेविएशन। जैसे कि नाम है पॉजिटिव डेविएशन, मतलब वैल्यू नॉर्मल से क्या हो रही होगी, ज्यादा आ रही होगी। तो मैं बोल रहा हूं अगर प्रेशर ऑफ द जो सॉल्यूशन है वो ज्यादा आ रहा है किससे, Pa प्लस Pb से, और एक मेरे पास क्या है, नेगेटिव डेविएशन है, तो इसमें प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कम आता है किससे, Pa प्लस Pb से। अब आप खुद ही ध्यान से सोचो, इतनी बात समझ आ गई। अब हमने दिमाग लगाओ बुद्धि कि भाई मैंने क्या किया, मेरे पास एक दो सॉल्यूशन थे A और B। ठीक है, देखो मैं आपको एक बहुत आसानी से समझाता हूं। ये मेरे पास A सॉल्यूशन था और ये क्या था मेरा B था, और ये मेरा टोटल सॉल्यूशन। एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं। ठीक है, अगर मैं बोलूं A से मेरी समझ लो आप 5 वेपर्स बनती थी,
और बी से कितनी बनती थी, 3 बनती थी, और सॉल्यूशन की भी टोटल 8 ही आ रही हैं, मतलब 5 ए से आएंगे, 3 इससे आएंगे, तो टोटल 8 बन रही होगी, ठीक है। बाय चांस अगर ए से 3 बनती हैं, 5 बनती हैं, ठीक है, बी से बन रही है 3, बट ये वैल्यू मेरी आ रही है 6, ये कितनी आ रही है मेरे पास 6, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों कौन सा शो कर रहे होंगे मेरे पास, नेगेटिव डेविएशन। इसकी वैल्यू बड़ी है किससे, सॉल्यूशन से, इसका मतलब ये दोनों कहीं ना कहीं मिल गई होंगी, तभी तो कम हुआ मेरे पास, ये दोनों एक दूसरे से क्या हुए होंगे, मिल गए होंगे, मतलब ए और बी के बीच में कैसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन फोर्सेस काम कर रही होंगी, वो दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करते होंगे, इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। अगर मैं बात करूं ये 5 है और ये 3 है, बट वैल्यू अब मेरी कितनी आ रही है, 10, ठीक है, मतलब मुझे दिख रहा है कि ये प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इससे ज्यादा आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हुई होंगी, दूर हो गई है, रिपेल हो गई है, ठीक। अब मैं इसको मॉलिक्यूल्स के ऊपर लेके आपको एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो मैं ये ए को बी को इन सबको मॉलिक्यूल बना देता हूं, ठीक है, मैं बोलता हूं जो ए है वो ए मॉलिक्यूल है, कैसा मॉलिक्यूल है, ए, ठीक है, बी मेरा बी मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब मैंने जब इसको सॉल्यूशन में मिलाया तो सॉल्यूशन के मिलने के अंदर ये ए बी और ए बी मॉलिक्यूल के अंदर ही कैसा हो गया, प्रेजेंट हो गया, ठीक है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वही इतने को ऑन एन एवरेज इसको भी चाहिए होगी, तो क्या होगा, जितने हीट मैं इसको दे रहा हूं इतनी दे रहा हूं, अगर मैं उसको इतनी दूंगा तो यहां से भी 2 वेपर बन जाएंगे, इसका एक वेपर, इसका एक वेपर, ये दो सब बराबर हो गए, बोलो हाँ ना, बात समझ में आई क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो, ए बी मॉलिक्यूल था, ए मॉलिक्यूल था और दूसरा मॉलिक्यूल था मेरा बी, मैंने सॉल्यूशन को 100 किलो जूल एनर्जी दी, ठीक है, 100 किलो एनर्जी देने से ये बॉन्ड मेरा टूट के चला गया, 100 देने पर ये भी टूट कर चला गया, ठीक है। मैंने इसको इंडिविजुअली कितनी दी थी, 100, इसको भी मैंने 100 दी, ये टूट कर चले गए, तो जब ए बी मॉलिक्यूल बना है मेरा, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी भी कितनी होनी चाहिए मेरी, 100 ही होनी चाहिए, ठीक है ना। उससे क्या होगा, जब मैं दूंगा 100 ये लेगा और 100 ये लेगा, तो टोटल यहाँ पर 200 पे भी 2 वेपर बन रही है, यहाँ पर भी 200 पे 2 वेपर्स बन रही है। अगर ऐसा हो जाए कि इसकी बॉन्ड एनर्जी 150 हो जाए, कितनी हो जाए, 150 हो जाए, तो बताओ मैं अगर जब इस सॉल्यूशन को 200 ओवरऑल दूंगा तो क्या मेरी 2 वेपर बन पाएगी, नहीं सर, एक ही बनेगी, ठीक है ना, कितनी बन पाएगी, एक ही बन पाएगी। जब एक ही बन पाएगी तो कौन सा डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन, क्यों, क्योंकि अगर मैं जब ए को देता 100 पे टूट रहा था, बी को देता 100 पे टूट रहा था, ठीक है, बट जब ए बी मॉलिक्यूल बना, मतलब उनके अंदर क्या लगा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग गई होंगी, अब उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग गई। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, क्लोरीन उठा के पानी में डाल दिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, अरे क्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी पहले से थी, बट अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग और आ गई पिक्चर के अंदर, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए मुझे और एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी तो वो वेपराइज होगा, तो इसलिए अब उसकी एनर्जी कितनी होगी, 150 होगी फॉर एग्जांपल, ठीक है। वो कैसे होगी, मेरे पास 150 होगी, तो अगर अब मैं इस सॉल्यूशन को 200 देता हूं तो एक ही वेपर बनेगा, तो इसलिए कौन सा डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव। अगर ये ऊपर वाला कर रहा होता तो ये वाला कर रहा होता तो आइडियल था कि ये 100 पे टूट जाते, बट अभी ज्यादा पे टूट रहे तो ये मेरे पास नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रिपेल कर रहे हो, तो अब उनके बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि पहली बात तो दोनों मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या एग्जिस्ट कर रहा है, रिपल्शन कर रहे हैं, वो खुद एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। आप यहाँ पर जब 200 दोगे, भाई वो पहले से रिपेल हो रहे हैं, आप उसको थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो क्या होगा, ये 80 पर ही बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये भी 80 पे निकल जाएगा और कुछ थोड़ा बहुत और बाहर निकल जाएगा, मतलब ये कौन सा डेविएशन शो करेगा, मेरे पास पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा। बोलो बात समझ में आ गई। तो अगर आपको बोलता है कि यहाँ पर अगर मैं बोलूं बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी मॉलिक्यूल बराबर होगा किसके, ए के, और मेरे पास किसके होगा, ये बी के, ट्वाइस लिख देते हैं यहाँ पर भी, ठीक है। बट यहाँ पर जो बॉन्ड एनर्जी होगी मेरे पास, जो मॉलिक्यूल बन रहा होगा उसकी कम होगी, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरे पास ज्यादा होगी। बोलो बात समझ में आ गई।
ये चीज यहाँ पर होती है। ये मेरे पास कैसे होते हैं, दो टाइप के सॉल्यूशन, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। चीजें मैंने लिखवाई रखी है नोट्स के अंदर, ठीक है। बाकी अगर नहीं लिख रखा है, मिसिंग है, तो मैं फोटो भेज दूंगा, लिख लेना उस चीज को, ठीक है। तो ये चीज आपने लिख रखी होगी, हाँ मैं भेज दूंगा। अब आ जाओ, आप ये लिख लिया आपने यहाँ पे। इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ एज़्योर प्रॉप्स के बारे में। एज़्योर प्रॉप्स को फिर देखते हैं, पहले आ जाते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर। वहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स कराने हैं आपको, इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पहले शुरू कर चुके थे हम लोग, ठीक है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मास पे नहीं करती, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, ठीक है ना। बाकी की शेप साइज किसी पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ एक चीज पे, किस पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी जो होती है वो डिपेंड करती है बाकी सब चीजों पे, बट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बस इस चीज पे डिपेंड करती है कितने नंबर में है। आगे बात समझ में। अब चार टाइप की थी, कौन कौन सी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ है मेरे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। पहली वाली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, जो हम लोगों ने कैसे पढ़ा था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कर चुके हम लोग, ठीक है। फॉर्मूला क्या पढ़ा था इसका, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, किसके बराबर था ये, एक्स सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर था। नीचे जो PS था वो मैंने आपको कैलकुलेशन इजी कराने के लिए कराया था, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का ये फॉर्मूला है, ठीक है। जो मैंने आपको अलग से एक्सप्रेशन कराया था वो था P नॉट माइनस PS अपॉन PS, ये बराबर होता था मेरे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के बराबर। बोला है ना, यही होता था। रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला है, नीचे वाला मत लगा देना कभी, ठीक है ना। अगर एग्जाम में पूछा जाए एक्सप्रेशन दो, तो हम ये वाला लिखेंगे, ये तो हम न्यूमेरिकल के लिए यूज करेंगे, ताकि न्यूमेरिकल मेरा जो आसानी से हो जाए, ठीक है। जेईई मेंस में एडवांस में आता है तो मैं इसे यूज कर लूंगा, ठीक है। अब एक बात को ध्यान से सुनना, लिखने से पहले मैंने ऊपर लिखा मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऐसे ही, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऐसे ही लिखा हुआ है। नीचे क्या लिखा हुआ है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होंगे, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये बात समझ में आती है, तो मैं लिख दिया यहां पर गिवन मास W ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, को तो ऊपर आ जाएगा, तो मैंने यहां पर लिख दिया इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। बोला है ना। अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड करूं और ये पे मल्टीप्लाई भी कर दूं, कोई दिक्कत। अब ये चीज क्या बन गया, ये ग्राम्स में था, 1000 से डिवाइड किया तो किसमें हो गया, केजी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी क्या होता है, मोलैलिटी। क्या होती है, मोलैलिटी। तो मैं इसको लिखूंगा P नॉट माइनस PS अपॉन PS, ये बराबर हो जाएगा मेरे पास मोलैलिटी इनटू ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। तो ये मेरे पास क्या गया, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। और बात समझ आती, तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, आपसे पूछ लेंगे मोलैलिटी क्या होगी सॉल्यूशन की, ठीक है। तो बस आपको एक चीज ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीज और ये चीज तो आपको पहले से पता ही होगी। P नॉट PS ये सब चीजें गिवन होंगी, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इतना होगा, प्योर वेपर प्रेशर इतना होगा, गिवन होगा। आपसे मोलैलिटी पूछेंगे, ठीक है। गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट होगा ना नीचे वाले में, ये तो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट है, हाँ अपॉन 1000 हो गया केजी के लिए, वो तो मोलैलिटी में चला गया। ये है मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना, कैपिटल एम क्या, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इसको लिखो, फिर क्वेश्चन देता हूं मैं आपको 2-3 यहीं पे।
इस एक्सप्रेशन को लिख लो, फिर क्वेश्चन लिखो। देखिए, और कल वाली क्लास ना केमिकल इक्विलिब्रियम की जो है वो सबको अटेंड करनी है, ठीक है? क्योंकि वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जब आता है ना आपका डेल्टा जी जीरो कराते हैं, ठीक है ना, तब वो वहां पर काम आता है। इसलिए मैं केपी कैसे लिखना सिखाऊंगा, और आज की वीडियो को एक बार देख लेना, ठीक है? इजी सा है, आज की वीडियो को देख लेना, कल वाली अटेंड कर लेना। बस पूरा चैप्टर करो या मत करो, बट यहाँ पर ये थोड़ा सा जरूरी है। कल नहीं हुई थी ना क्लास, मैंने कहा था ना संडे को रखेंगे, तो फिर कल क्लास रखेंगे सेम इसी टाइप पर रख लेंगे। मॉर्निंग में जल्दी आना, तो जल्दी आना। नहीं, केमिकल इक्विलिब्रियम की क्लास रखेंगे और एल्काइल हैलाइड की रखेंगे, ठीक? इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना तब तक, क्योंकि आज मैं आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज करा दूंगा ना सारी, तो कल न्यूमेरिकल होंगे करने के लिए। कल एल्काइल हैलाइड और इक्विलिब्रियम क्या है? क्या आज भी एल्काइल हैलाइड की नहीं आज? ये तो कल 2 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ लेंगे। ये ठीक है। 2 घंटे तो हुआ था, 1 घंटा 3 घंटे के हुए, 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे हो, 1 घंटे हो, 2 घंटे। ये लिख लिया, क्वेश्चन लिखो। एट द गिवन टेम्परेचर, भाई देखो न्यूमेरिकल का सीधा सा तरीका, अक्सर क्वेश्चन किए जो मैंने दे दी होमवर्क में, एनसीईआरटी के। यार भाई कर लो यार, पैर पकड़ लो क्या? अरे सर फॉर्म ओवर कर दे, टाइम ज्यादा है। ध्यान कर रखना, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, मई में होंगे एग्जाम, फरवरी से करके फरवरी में खत्म कर दोगे एनसीईआरटी को। उसका फायदा जेईई मेंस में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। एक तो जब एनसीईआरटी पूरी लगा रखी होगी 12th की, तो मार्क्स तो आ ही जाएंगे ना, नॉर्मल सी बात है। और अपनी बोर्ड की तैयारी हो जाएगी साथ साथ में, इस चीज को ध्यान रखो, ठीक है? तो अभी डेली कितने 10-15 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो जाके अपने थ्योरी पढ़ी है, क्वेश्चन सेम वही है, जाके लगा के खत्म कर दो। ये तो क्या होगा पता है, दोबारा आगे तक पहुंच जाएंगे, फिर कहोगे पीछे वाली चीजें क्लियर नहीं हुई है। फिर साथ साथ में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए एक बार एनसीईआरटी पूरी लगा लोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो एग्जाम के बीच में जो 3-4 दिन पानी की छुट्टियां होती है ना, उसके टाइम पे फिर लगा लोगे उसको, समझ रहे हो? इस चीज के लिए बोल रहा हूँ। लिखो क्वेश्चन लिखो। एट अ गिवन टेम्परेचर vapor pressure of pure benzene is 200 mmHg. 200 mmHg. At the same temperature, vapor pressure of a solution at the same temperature, vapor pressure of a solution containing 2 gram of a non-volatile solute in 78 gram benzene is 195 mmHg. Calculate the molar mass of the solute. देखो प्यारा सा क्वेश्चन है, इजी सा, निपटा दो। क्वेश्चन को पढ़ो पहले, क्या क्या चीजें लिखी हैं, जो चीजें गिवन है ना पहले वो लिख लो, क्या क्या चीजें गिवन है, और मुझे कैलकुलेट क्या करना है और कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये सारी चीजें लिखोगे तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। किसका निकालो? 3 × 12
तो बेंजीन का मोलर मास क्या होता है? निकालो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6 निकालो कार्बन 12 12 इंटू 6 72 72 72 6 78 आगे आंसर जो मैंने सेकंड फॉर्मूला ये बीच में लिखा ना उसी से सीधा आंसर आ जाएगा P नॉट माइनस PS अपॉन PHC क्या रहा है वहाँ 78 आ रहा है ठीक है देखो फिर तो इसलिए नहीं आ रहा एक जना कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है पता नहीं क्या तो कैलकुलेशन करके दिखाइएगा मेरे को हट पागल ये देख नीचे क्या मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिखा हुआ है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ही था बस तो मोल्स ऑफ तूने अगर ऊपर वाला लगाया पहले नीचे वाला लगाया था फॉर्मूला क्यों बेवकूफ वाले मैंने जब बोला कि न्यूमेरिकल इससे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे क्यों मैं मना कर रहा हूँ इसको तो देखो इसको मना क्यों कर रहा हूँ मैं फॉर्मूला ये है असली का मानता हूँ मैं इस बात को मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर में मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अरे भाई जब ये निकालने तो एडिशन क्यों एक्स्ट्रा करें हम लोग समझ रहे हो बात नीचे आपको सॉल्वेंट तो पता चल ही जाएगा उसमें सॉल्यूट को ऐड करोगे फिर डिवाइड करोगे सीधे डिवाइड कर दो ना डिवाइड करना आसान होता है पहले डायरेक्टली ऐड करोगे आंसर निकालोगे फिर डिवाइड करोगे टाइम क्यों खराब करना इतना टाइम थोड़ी होता है पेपर के अंदर अब देखो मैं कितनी जल्दी निकालता हूँ इससे सीधा आंसर है बताओ कैसे पी नॉट गिवन है कितना 200 पी नॉट ये पीएस कितना गिवन है 195 ड्रॉप हो गया अपॉन 195 हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 2 ग्राम है 2 लिखा अपॉन मोलर मास W जो निकालना है हमको ये कैपिटल M लिख लो जिससे संतुष्टि मिले मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 78 ग्राम था इसका मोलर मास भी 78 कट गया ये कितना हो गया 5 अपॉन 195 इक्वल्स टू 2 बाय m की वैल्यू कैलकुलेट कर लो 2 into 195 अपॉन 5 ठीक है ये कितना आ गया इसे कट के 3 और ये आ गया मेरे पास 9 है ना तो मेरे पास हम क्या ठीक है ना 40 में 200 हो जाता है तो 5 कम 39 तो बस आगे ये काम करना था इसमें टाइम लगेगा तो अगला क्वेश्चन लिखो अगला क्वेश्चन लिखो भाई व्हाट मास एक बार में निकालना है सही आंसर निकालना लिखो व्हाट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट व्हाट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यूरिया needs to be dissolved in 100 gram water 100 gram water in order to decrease its vapor pressure by 20%. What will be the molality of solution
What will be the molality of solution? करो क्या मोलैलिटी इनटू मोलर मास करो फटाफट So NH3CO NH3 NH2CO NH2 इसका 250.3 आ रहा वो तो पहले से देखे थे पहले कहाँ कराया देख ले चेक कर एग्जैक्टली कर रहा था नहीं पहले कराई नहीं हमने मैंने मेरे को नहीं पता देख रहा हूँ तो चेक तो कर चेक कर ली और मैंने ये संडे से दिया था इसलिए बोल रहा लेकिन तो ये वाला कौन सा था ये वाला नहीं था अभी पीछे कर रफ में दोबारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना आंसर क्या है इसका वही आएगा मेरे ख्याल से तो मैं तो जो इस तरीके से तूने बताया ना बिना पेन चलाए उसको बता रहा हूँ मैंने देखा थोड़ी तुमने पीछे देखा है मैं तो जैसे कुछ देख के नोटबुक में देखते हुए बोल रहा है एडवांस का ही ऊपर निकला ट्रिक्स है ना ये संडे की फिर लिख दी फिर ऐसी ट्रिक तो नाइट्रोजन का 14 होता है ना हाँ यूरिया का 60 होता है सॉल्वेंट निकालता है सॉल्वेंट दे रहा है सर माफ आ रहा है कुछ गंदा सा बता अच्छा से बता कर मैं ज़्यादा फोन में वही है ना जो मैंने बताया वही है अच्छा अपना फोन उधर तो गया मैं तो 166 का 166 क्या रहा है एग्जैक्ट आ रहा है 6.6 मैं पहले करूँगा सर आज तभी मत करना चाहे एक क्वेश्चन करेगा आज एक मीटर जाएंगे ऐसा कोई क्वेश्चन थोड़ी ना पड़ा कि आज बस ये कर जाऊं तो बस तो बस करना है आज मैंने ये कर दिया तो अब 12 बजे बिछाना ऊपर ये तो काफी सिंपल है तो अति बोलो तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें कौन सा जो पहले लगा फॉर्मूला ये लग रहा है जो सामने लिखा हुआ है कोई ऐसा कोई महारती फॉर्मूला नहीं लिखना तो 20% का होगा तो 9% ये तो परेशानी नहीं थी 133.3 क्या पास गैस 133.3 बता रहा है वही था चल नहीं वो नहीं आपको उत्तर गलत है ऐसे तो करेंगे इसको सही है ना क्या इसका मैंने वो निकाल के 1/3 आ रहा है कुछ भी ना क्या 1/3 इंसॉल्वेंट ये P0 मुझे समझ में आया तुम लोग गधे हो या क्या हो फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है सारी चीजें लिखवा रखी हैं रखनी तो है भाई 10th वाले को भी फॉर्मूला दे दूंगा और क्वेश्चन दे दूंगा फिर वो बैठ देगा एक काम करो पहले हो गया रुक जाओ बच्चों को क्या कराता हूँ क्वेश्चन पढ़ो
अब ये क्वेश्चन पर कितना बड़ा क्वेश्चन जवाब से नहीं हो पा रहा है। Mass of non-volatile solute. देखो क्या बोल रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितना मिला है, मतलब सॉल्यूट हो गया, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट हमें नहीं पता अभी। ठीक है आगे, Of urea is यूरिया मतलब सॉल्यूट का मोलर मास पता है हमें, 60 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पता है, जो कि मेरे पास क्या है, यूरिया है। यूरिया का मोलर मास कितना होता है, 60 60। आगे बढ़, needs to be dissolved in 100 gram of water in order to वाटर का सॉल्वेंट का गिवन मास पता है, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट हमें पता है, जो कौन है मेरे पास, वाटर है। तो वाटर है तो कितना है, 100 ग्राम, Yes, sir. और वाटर का मोलर मास भी आपको पता होगा। 18. तो 6.66 है क्या मास? गलत है। आगे इतनी बात समझ आई। In order to decrease its weight per pressure by 20%. अब वो चाहता है कि जो मेरा वेपर प्रेशर होगा उसका कितना हो जाए, 20% कम हो जाए। अगर मैं बोलता हूं कि प्योर वेपर प्रेशर मेरा 100 है, तो पीएस कितना होगा, 80 होगा। नॉर्मल सी बात है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया मेरे पास, मैं ये फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं, इसको मैं डाल और कुछ नहीं लगाना, मैं बस ये वाला फॉर्मूला फिर से लगा देता हूं। पी नॉट पता है हम लोगों को कितना था, 100 था, मान लो 100 है, नहीं मानना तो एक्स मान लो। हमने मान लिया इसको पी नॉट का पी नॉट ही मान लिया। पीएस कितना हुआ था, 0.8, 20% कम, तो कितना होगा, 0.8 पी नॉट हो जाएगा अपॉन पीएस है, कितना हो गया, 0.8 पी नॉट हो गया। अगर ये 100 लिखते ना 80 लिखते, 80 लिखते तो भी रेशियो वही आना था, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास नहीं पता, x मान लो, अपॉन मोलर मास 60 अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब कैसे आ गया, बेवकूफ होने इसलिए तो मैं तो करा, मैं तो कह रहा हूं कोई तो तो फिर करा है। उत्तर तो तेरे नहीं आया, उत्तर मेरा थोड़ा मुश्किल हो गया था ना। ठीक है। आगे बात समझे, ऊपर कितना हो गया, 0.2 पी नॉट हो गया अपॉन 0.8 पी नॉट हो गया। पी नॉट से पी नॉट 1/3 आ रहा था तेरा, ये 1/4 आ रहा है, ये अंदर पूरी आया था बाद में। ठीक है, वो आ गया 1/4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा मेरे पास, x अपॉन 60 into 100 into 18, ये इससे काट दूं 25 टाइम्स, इधर आ गया ये 25 into 60 upon 18 is equals to वैल्यू ऑफ x आ गई। 2 से काट ले, ठीक है। अगर 2 से काटते हैं, उसे बढ़िया 6 से काट देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 10, तो कितना आ गया 250/3। ऐसा है 250/3। मैंने वैसे भी निकाल लिया। देन दे मैंने भी करेक्ट ये एक बात समझ में आ गई। अब इसमें बता दो कौन सी चीज जो ऐसी थी जो बहुत बड़ी थी, मैंने कहा कि ये तो हमसे हो ही नहीं पाती आज की तारीख में। तू तो कसम खाने आता था कि ये क्वेश्चन आज मैं करके ही जाऊंगा, बता लिखने से मैंने करा था, मैंने यही करा था। देखो क्या करूं, उत्तर तो नहीं आया। उत्तर मैं उत्तर में 4 ऑप्शन होते, ठीक पे कट कर दो तो 4, ये तो -1। ये बात समझ आ गई। अब दूसरा पार्ट क्या कैलकुलेट करना हमको, Molality of solution. मोलैलिटी के लिए अभी भी कराया मैंने ये। इस ये कितना आ रहा है 1/4, मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट तो पता ही है, 18 मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट 18 वाटर है, वो तो 80 में तो लिखना था, 18/1000 मोलैलिटी आ जाती। ये तो नहीं भी करते तो भी अपने आप आया हुआ था क्वेश्चन। आगे बात समझे, कुछ नहीं होता न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में सीधी सी एक चीज होती है, पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या क्या चीजें गिवन हुई है वो लिखते जाओ यहाँ पर, तो मुझे क्या क्या पता है, फिर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, फिर रख दो, वैल्यू आ जाएगी। अगला क्वेश्चन लिखो इसी बात पे। न्यूमेरिकल करो जितने कर सकते हो, जो होमवर्क दिया ना साथ साथ कंप्लीट करते हुए चलना है, ठीक है, ये तो बाद में नहीं होगा वो। क्वेश्चन लिखो, द वेपर प्रेशर ऑफ द aqueous solution of glucose the vapor pressure of the aqueous solution of glucose at 373 Kelvin is 750 mmHg. Calculate the mole fraction and molality of solute
बिल्कुल सही बात है। ये भी करा रखा है यार पता है क्या? ये करा रखा है हाँ सच्ची हाँ। ये नहीं मिल और ये क्वेश्चन तो मैंने पहले भी करवाया था और 2 दिन पहले भी करवाया था। 2 दिन पहले नहीं हुआ। अरे सेम क्वेश्चन मैंने 2 दिन पहले बता बताया रहे था। हम सर तू तो आ रहा 2 दिन पहले नहीं करवाया है। है तो बता रहा हूँ 373 डिग्री कैलोरी पे तो वो भाप बन जाएगा हमारे और उसी को जाएगा। हाँ अब भाई वो एक्वा सॉल्यूशन ग्लूकोज दी है, ग्लूकोज को किस में मिलाते हैं? पानी में। सॉल्वेंट क्या होगा? पानी हो गया। और एक्वस लिखा हुआ है तो एक्वस का लिखा होने का मतलब ही एक चीज से बड़ा से सॉल्वेंट कौन मिला? पानी है। तो ग्लूकोज प्लस उससे बना तो सॉल्यूट तो आपका क्या हो गया? पानी और सॉल्वेंट हो गया वाटर। अब लगाओ दिमाग, आंसर निकालो। हैं क्या बोला आपने? सॉल्यूट का पानी सॉल्यूट का वाटर। सॉल्यूट मेरा ग्लूकोज हो गया, सॉल्वेंट मेरा वाटर हो गया। ग्लूकोज प्लस वाटर तो वहां सोडा वाटर मिला रहे हैं। ठीक है। हाँ तेरे को क्या दिक्कत है? मैं क्या कर रहा हूँ मैं ग्लूकोज में पानी मिला के ला देता हूँ पर सवाल मत दो है। ये ऐसे है ऐसे करना है कैसे क्या कर रहा है? ग्लूकोज प्लस वाटर 750 क्या कर रहा है? इक्वेशन प्लस वाटर चल तो ठीक लिखा है, ये गलत नहीं है इसमें। हाँ ठीक भाई है ठीक ही बताओ मैं हर चीज में गलत कर लिया इसका आंसर 1.76 है हाँ वो तेरी बात ठीक है, निकाल के बताओ कैसे है। निकाल लो कब वो तो जब उसे तुम्हारा टेस्ट होगा ना चैप्टर का तब मैं तब मैं बताऊंगा। दे तब चुका बताऊंगा दे मुझे। चुका दे टॉप मारता देर हो चुका। ये बात सही है, टॉप मारा था। पीछे से। पीछे देख देख के नहीं भाई पढ़ता है करो 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 करो। मोल फ्रैक्शन तो ये पी नॉट सॉल्यूशन का होता है ना? पी नॉट मेरा प्योर होता है, P नॉट solution पी क्या होता है? एस होता है सॉल्यूशन का। तो पी नॉट वो प्योर किस चीज का होता है? सॉल्यूट सॉल्यूट जो अब सॉल्यूट तो कैसा नॉन वोलेटाइल है। अरे ग्लूकोज को गर्म करेगा, चीनी को गर्म करेगा तो भाप बन जाएगी। तो वाटर का ही मतलब नॉन वोलेटाइल है। तो किसका हुआ? अब पी नॉट जो है मेरा सॉल्यूट का हो नहीं सकता, सॉल्वेंट ही बचा। इसका मतलब जो इससे पहले हमने डेरिवेशन किया था तुमने देखा ही नहीं खोल के। हम लोगों ने किया था ना, लिखा था एक एक चीज के बारे में, तो डिवाइस करना पड़ेगा ना यार। अब खोल के देखोगे नहीं, घर जाके कसम खा के रुपये नोट को खोलेंगे ही नहीं। हो गया हो गया हो गया? ठीक है। एक से तो निकालने टेम्परेचर कितना गिवन है? 373 मतलब कितना टेम्परेचर? 100 केल्विन। पानी है, पानी भी क्या होगा? 100 पे क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। पी अब जब बॉइलिंग पॉइंट दे रखा हो तो वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है? पी एटमॉस्फेयर 180 m। 180 मतलब 760 m। मतलब आपका जो पी नॉट होगा यहाँ पर कितना होगा? 760 होगा। ये लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चन करवाए थे इसके ऊपर मैंने, वो इसीलिए करवाए थे कि याद रखो। और तभी मैंने सॉल्वेंट भी बताया वाटर है और टेम्परेचर भी आपको दिया 373 केल्विन है। तो पी नॉट जो होगा वो 760 होगा, पीएच आपका 750 क्वेश्चन में गिवन है। बाकी चीजें निकाल लो। ग्लूकोज को निकालने 108 होता है ना? क्या? हाँ सब मोल मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर है ना? सॉल्वेंट हाँ ये चीज ध्यान में देखो। मोल पहला पार्ट क्या पूछा गया आपसे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो यहीं से आ जाएगा सीधा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? ये तो लिखना होगा 760 माइनस 750 अपॉन 760, तो ये 10 अपॉन 760, 1 अपॉन 76 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। कौन था मेरा? यूरिया NH2CONH ग्लूकोज। ठीक है, ये बात मेरी यहाँ पर क्लियर हो गई। ठीक है, यूरिया नहीं किया था मेरा, ग्लूकोज था। ठीक है, अब इसी से 1 माइनस करके निकाल लेंगे। अब देखो ये वैल्यू तो हमें पता ही है, सॉल्वेंट का कहाँ निकालना है?
अगर पूछा जाए सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा तो वो 75/76 हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में हमको 2 दिन पहले कराया था वो क्वेश्चन था, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे दूसरी चीज आपसे ये पूछी गई है कि नहीं, ये पूछा है मेरे से, पूरा ही तो हो गया ना, मोलैरिटी इसमें निकालनी पड़ेगी हमको, तो मोलैरिटी निकालने के लिए पता है हमें कितना है, कितना 760 माइनस 750 अपॉन 750 60 50 अच्छा ठीक अभी तेरा आंसर सही आया था। वो वाले फॉर्मूले में वो आएगा ना फिक्स हो जाएगा। मोलैरिटी निकालनी है इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज वाटर 100,000 18 अपॉन 1000 बस 2/27 ये निकाल लेंगे अब जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है। इसी बात समझ में आ गई। ये पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थी क्या, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर एग्जाम में बोला जाए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मेरे पास है और जिसका एक्सप्रेशन ये है, बार-बार बता रहा हूं ये है, ठीक है, P0 Ps अपॉन P0। ये हम लोग यूज करते हैं कब, जब न्यूमेरिकल करना हो, आसानी से हो जाता है इसीलिए, ठीक है। क्योंकि इन दोनों फार्मूला में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको ना बताओ। देखो यहाँ पर P0 रखोगे, यहाँ पर भी P0 ही रखना पड़ेगा, PS रखोगे तो यहाँ PS भी है, PS भी है। यहाँ पर आपको मोल फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा, उसके लिए आपको मोल्स और सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों पता होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों को डिवाइड करोगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा पहले आप एडिशन करोगे फिर डिवाइड करोगे, एक स्टेप बढ़ा ही रहे हो ना, सीधा खत्म करो, डिवाइड मारो, इसीलिए छोटा पड़ता है। आगे बात समझे। अब अगली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी लिखो, हेडिंग डालो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब 3 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी मैं आपको पढ़ाऊंगा फटाफट से, तीनों आसान सी है, कुछ भी नहीं है। एजियोट्रॉप्स नहीं आएगा सिर्फ उससे पहले, मैं बता रहा हूं क्यों चिंता कर रहे हो, एजियोट्रॉप्स का नहीं मैं है। इतना बड़ बीच में ऐसा बोलेंगे दीवार एजियोट्रॉप्स और जो बेंटो फैक्टर वो अगली क्लास में होगा, फिर आपका अगली क्लास में चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। कल अपनी जो क्लास होगी एक एल्काइल एनर्जी होगी और एक केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, कर लेंगे कोई हाँ, सुनिए, सुबह रखोगे है ना। पर केमिकल इक्विलिब्रियम में आना है, और आज हाँ कल जो मैं केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा ना उसमें केपी और कैसे कैलकुलेट करते वो सिखाऊंगा, जो कि आपका काम आता है कहां पर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी, ठीक है। इसीलिए कितने बजे का सर? देखेंगे कर लेंगे डिसाइड जो भी होगा, है ना। अभी ध्यान से सुनो, मैं अपनी सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहा हूं जो कि है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लिखा हुआ है नोटबुक के अंदर आपके पास, ठीक है। नोटबुक बंद कर दो, सामने पास ध्यान से समझते जाओ क्या बता रहा हूं, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास एकदम प्योर सॉल्वेंट था, कैसा था ये, प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर कितना होगा, P0 होगा। इसके अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट है, मेरे पास एक सॉल्वेंट प्रेजेंट है। अब मैंने क्या किया, ऐसे एक और भी कर लिया, ठीक है। इसमें भी ये सॉल्वेंट प्रेजेंट है, बट मैंने इसे मिला दिया कुछ सॉल्यूट्स, और ये सॉल्यूट कैसे, मेरे नॉन वोलेटाइल, ठीक है। तो जो इसका प्रेशर आएगा वो कितना आएगा, मेरा PS आएगा। मतलब कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी, P0 या PS, कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, ज्यादा कौन सी होगी, P0 होगी ना। अरे भाई जब यहाँ पर मैं 100 किलो दूंगा तो सारे का सारा ऊपर मिलेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा इन एनर्जी को, तो कम बनेगी। तो मेरे पास मुझे एक बात पता है, P0 की वैल्यू मेरी PS से क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर नेगेटिव पॉजिटिव होगी डिवीजन कौन सा, हम अभी आइडियल केस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये किसकी बात कर रहे हैं, हम सारे फॉर्मूले आइडियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, मेरे को एक बात पता है, मैंने जब इसको 100 किलो जूल एनर्जी दी होगी, ठीक है। यहां पर कितनी वेपर्स बनी, फॉर एग्जांपल मान लो यहां पर बनती है 5 वेपर, कितनी वेपर बनती है, यहां पर जब मैं 100 किलो जूल दूंगा तो कितनी बनेंगी, इतनी बात कंफर्म है, 5 से तो कम बनेंगी, ठीक है, क्योंकि कुछ एनर्जी मेरे ये सॉल्यूट भी खा जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं यहां बनी मेरी 3 वेपर्स, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था हम लोगों ने, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, जब वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब अगर मेरा जो P एक्सटर्नल यहां पर जो लग रहा है जो कि बराबर किसके,
1 atm के, और ये वेपर प्रेशर बराबर हो जाए, उस टाइम पे जो इसका टेम्परेचर होगा वो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। इतनी बात मानते हैं। अब बताओ यहां से अगर ये 5 वेपर इसके बराबर आती हैं तो यहां पर तो 3 ही है, तो यहां पर भी पी एक्सटर्नल कितना लग रहा होगा मेरा? 1 atm। वो तो अपना सेम ही रहेगा, बट यहां से जो प्रेशर लग रहा है वो कम होगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर राइज करूंगा तभी तो 2 वेपर्स और आएंगी, तो टेम्परेचर क्या करना पड़ा हमको? बढ़ाना पड़ा। इसलिए एलिवेशन इन क्या है? ये बॉइलिंग पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया? आप कभी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हो तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, अगली बात समझे? तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। कितनी बात समझ में आई? तो यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर की जो बात करूंगा मैं, ठीक है, वो क्या होगा मेरे पास? बताओ, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या इसका ज्यादा होगा? सेकंड वाले इसका ज्यादा होगा, तो मैं लिखूंगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस टीबी नॉट। टीबी नॉट कौन सा है? ये वाला है प्योर का, ठीक है। फिर डेल्टा टीबी नॉट आ गया मेरे पास, ठीक है। ये जो वैल्यू होती है बराबर होती है किसके? एलिवेशन के बी इंटू मोलारिटी। मोलैलिटी। किसके बराबर होती है? के बी इंटू, यहां पर जो के बी होता है वो क्या होता है मेरे पास? मोलर एलिवेशन। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मतलब वो बताता है आपको एक मोलल, क्या? एक मोलल अगर सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर राइज करने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो भाई अगर x मोलल होगा तो मोलैलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, उतना टेम्परेचर राइज। मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, क्या कह रहा हूं। जो Kb होता है वो होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब जो Kb का मतलब वो ये बताता है अगर आपके पास 1 मोलल सॉल्यूशन है तो उसके लिए डेल्टा टी कितना होगा। जब आपको 1 का पता है तो x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो x का भी पता चल जाएगा। तो इसलिए ये Kb इंटू क्या होती है यहाँ पर? मोलैलिटी होती है। मोलैलिटी नहीं, कौन सी है? मोलैलिटी है। तो Kb 1 मोलल क्या होता है? एलिवेशन कांस्टेंट होता है, उसे मल्टीप्लाई कर दिया आपने इसको, तो आपको टोटल टेम्परेचर पता चल जाता है। अब चाहे वो आधा मोलल हो या 2 मोलल हो, 100 मोलल हो, कुछ भी हो, जब हमें 1 का पता है तो उसे मल्टीप्लाई कर दो कितना मोलल है, आपको उतना टेम्परेचर डिफरेंस भी मिल जाएगा, ठीक है। अब ये Kb को कैलकुलेट कैसे करते हैं? Kb को कैलकुलेट करते हैं मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू गैस कांस्टेंट R, बॉइलिंग पॉइंट का स्क्वायर अपॉन 1000 इनटू डेल्टा H, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। यहां से मेरा Kb कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। ये मेरा टेम्परेचर जो इसका बॉइलिंग पॉइंट था वो रख दिया। बोलो बात समझ में? अब बताओ अगर मेरे को जब बॉइलिंग पॉइंट की बात करनी पड़ी तो टेम्परेचर क्या करना पड़ा? इंक्रीज। फ्रीजिंग पॉइंट के लिए क्या करेंगे? डिक्रीज। तो अगली मेरी वही है, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसमें इसमें कोई भी फर्क नहीं है। वहां पर बस क्या चेंज हो जाएगा, जो आपका डेल्टा टीएफ आएगा तो टेम्परेचर क्या करना? कम करना पड़ रहा है, इसलिए ये वैल्यू भी क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। तो ये जाएगा मेरे पास टीएफ नॉट माइनस टीएफ, और यहाँ पर आ जाएगा केएफ इनटू मोलैलिटी, ठीक है। और जो केएफ को कैलकुलेट करने का तरीका भी सेम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू R इनटू फ्रीजिंग पॉइंट का स्क्वायर अपॉन 1000 इनटू डेल्टा H। यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा? फ्यूजन आ जाएगा, ठीक है। वेपराइजेशन क्यों? लिक्विड से गैस में जा रहे हैं, और वो क्या होगा मेरे पास? लिक्विड से आप सॉलिड में ला रहे हो, फ्रीज कर रहे हो, तो इसलिए वहां पर फ्यूजन। R गैस है, गैस कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा हाँ, अपने पास जो विस्कोस एनआरटी में लिखते हैं वही गैस कांस्टेंट है, ठीक है। ये अगर हम लोग, ये डिपेंड करेगा किसके अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आप एटीएम में 0.0831 या फिर 8.31 लिखते हैं, जब रूल्स में कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गया आपको यहाँ पे, ठीक है। इसको दोनों को फॉर्मूले को लिख लो। केएफ की वैल्यू निकालने में आती है सर? हाँ, बोल सकता है, कोई नहीं बोल सकता, कुछ भी बोल सकता है, बोलने से। उसका भी बना देगा, सॉल्व हो जाएगा। क्या फरवरी में हो? फरवरी वाला मेरे पास काम लगेगा।
मेरे पास मिलता था मैं उनकी पढ़ा रहा था भी कहता 12वीं पास कर लो बस, मेरे से पेपर मेरे पास है ही। मेन से में जाता तो 12वीं का भी मिल जाता। इंडिया में नहीं मिल पाता। निकलवाने वाले चाहे तो निकलवा सकते हैं, बट वो क्यों है कि नहीं? सरकारी पेपर है, पहले एक दो दिन पहले तो बैंक में आ जाते हैं। अब बैंक का मैनेजर चाहे तो क्या नहीं कर सकता। बट भाई पैसे बहुत लगते हैं लेकिन नहीं, वो नहीं देते ना, सिक्योरिटी भी होती है, कई चीजें होती है। पर कोई सोच रहा हूँ मैंने तो अगले महीने रिटायर होना ही है, तो मैं कर ही जाऊंगा। अगर तो लोग ह्यूमन बॉम्ब बन के घूम सकते हैं, मैंने तो मरने ही, घर वालों को पैसे मिल जाएंगे, तो वो क्यों नहीं? वो कहते मैंने तो पेपर निकाला, मैंने बम कर दिया, बोला एसएसबी ऑफिसर का जानकार होना चाहिए पेपर में। एसएसबी में भी होती है थोड़ा बहुत, बट इतना नहीं होता, थोड़ा बहुत वहाँ पर भी चल जाता है। आप हमें आइडिया दे रहे तो बताओ, मैं चल जाता हूँ। नहीं उसमें तो ये है ना कि आपका जो वहाँ पर मैंने वो है, जो कमांडेंट है आपका सिलेक्शन बोर्ड में, वही आपका रिश्तेदार है, घर का ही है, तो क्यों नहीं करेगा? ये थोड़ी बहुत क्वालिटी तो होनी चाहिए आदमी में, लेकिन ऐसा नहीं कि लंगड़ा लुल्ला और बोले मैं हिला नहीं जाता, वो तो देख के बात करके पता चल जाता है ना थोड़ा सा। अब तो चलिए एकदम ही गधू सा वो, और वो क्या होगा, वो वहाँ से रिकमेंड भी कर देगा, तो जो शुरू के 45 डेज में छोड़ के आ जाएगा, नहीं झेल पाएगा वो ना प्रेशर ना, ये होता है। अभी जैसे एक जिनकी वो हुई थी, जैसे क्रैश हुआ ना, कोई फाइटर क्रैश होता है, तो वहाँ पर वो देखते हैं कि वो अगर पायलट पैनिक कर गया था या क्या हो गया था, तो उसके एसएसबी तक के रिकॉर्ड्स खोले जाते हैं कि वहाँ पर कौन था जो उसका साइकोलॉजिस्ट था ना, जिसने रिकमेंड किया होगा ना कि बंदा मेंटली बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ये है वो है, तो वहाँ तक तो देखते किसने दिया, उसे कोर्ट मार्शल उसको भी उठाते हैं कि आपने रिकमेंड किया था, ये बंदा तो पैनिक कर गया, सिचुएशन आती, तो वहाँ तक की जांच पड़ताल होती है, इसलिए कोई अपने ऊपर रिस्क नहीं लेता। एक दो हो जाएंगे, चलो क्वेश्चन लिखो। ऑन डिसॉल्विंग, हाँ बच गया तो परेशान है, तो वो प्रे करते हुए मर जाएगा। नहीं फिर भी मतलब पायलट से हो भी जाता है कई बार ना, तो वो देखते हैं क्या जेन्युइन रीजन है, क्योंकि इंसान ज्यादा जरूरी है ना, जहाज तो और भी आ जाएगा, बट इसका मतलब ये नहीं सारे जहाजों का हवा में जाके बोलो। तो इसीलिए वो हमें सारे कर सकते हैं काम भी। पटाखे थोड़ी हवा में जाके कूद के देखते हैं कैसे पड़ता है, वो जहाँ गिरता है वहाँ पर भी तो नीचे लोग हैं ना, इसलिए वो कोशिश करते हैं और पायलट को उसी तरीके से बनाते हैं कि कोशिश करे कम से कम आइसोलेटेड प्लेस पे लेके जाए, जितना लास्ट दम तक उसको कहाँ ले जा सकता है। पानी जो प्लीज है, अब हर जगह तो पानी नहीं होता ना, अब मध्य प्रदेश में एकदम से हो गया तो नदी ढूंढे या कोई चीज ताकि वो वहाँ पर उसको लैंड करा सके। लाइट कर गिराएगा बोलेगा अब यहाँ से फटना बताएगा थोड़ा। नहीं पर वो डायरेक्शन हवा से दे देते हैं ना, इतने कि ऐसे जगह जहाँ पर ग्राउंड हो, खेत हो, कुछ भी हो, कोई वो खेती कर क्योंकि जैसे खेतों में भी कितनी बार वो लैंडिंग हो जाती है, पर वहाँ पर क्या होता है ना, कई बार देखा फिर पायलट जो होता है ना वो पैराशूट के साथ फेंसिंग में फंस जाता है कई बार, पेड़ों पे जंगलों में रह जाता है। कोई नहीं, चलो पायलट तो ऊपर लटका हुआ है ना, क्योंकि जब आप ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं ना, पैराशूट जब भी होती तब भी, तो ऊपर जैसे आप हेलीकॉप्टर से नीचे जंप करते हैं तब थोड़ा स्टेबल रहते हो आप, पर जब नीचे उतरो बहुत तेजी से दब करके नीचे गिरते हो आप, तो लास्ट पॉइंट में जो पैराशूट नीचे उतर आता है, पैराशूट का भी अपने आप में वेट होता है काफी, हल्का थोड़ी होता है कि मतलब वो आप आराम से लेके चलो, उसका भी वेट होता है और काफी फोर्स होता है जब आप नीचे गिरते हो। इलेक्शन में सेफ जरूर थोड़ा ना होगा। हाँ कहीं टाइम और ऊपर से पैराशूट के साथ बहुत सारी चीजें ना, पैराशूट ऐसा है जब उसको नीचे लेके आ रहे हैं, एक पॉइंट होता है, ठीक है, जैसे ट्रेनिंग में दिखाते हैं ना, एक पॉइंट होता है, आपको कहते हैं आपको यहाँ उतरना है, हवाएं तेज चलने लग गई अगर बाई चांस, हाँ पैराशूट तो अपने आप ही आगे से मुड़ता हुआ चला जाएगा, घसीटता हुआ ले जाते हैं। अब इतना बड़ा पैराशूट होता है, जमीन पे नहीं चलते, ऐसे थोड़ी पैराशूट बंद हो जाता है, हवा में हो रहता है, अगर हवाएं तेज चल रही है तो उसमें पैराशूट बढ़ती रहेगी, पैराशूट आगे मूव करता रहेगा, आपको जमीन पे भी घिसराते हुए लेके जाता है कई बार, बॉर्डर पे पार दी ठीक है ना, हाँ कुछ भी हो जाता है उसमें, तो ऊपर बॉर्डर के पास छुट्टी करते फिर पैराशूट जो इंडिया से बॉर्डर पाकिस्तान इसलिए
वो देखने में अच्छा लगता है पर जब करते हैं ना तब अलग ही नजरिया आता है। चलो क्वेश्चन लिखो। ऑन डिसॉल्विंग 6 ग्राम ग्लूकोज इन 50 ग्राम सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होगा? ग्लूकोज, वाटर, ठीक है, सॉल्वेंट वाटर है। द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट्स बाय, सर इन कितने ग्राम वाटर था? 50 ग्राम। The boiling point elevates by 0.34 degree Celsius. Calculate Kb. सर आर की वैल्यू क्या होती थी? जरूरत नहीं पड़ेगी। एम सॉल्वेंट क्या होगा? 50 मोलर मास देना है। सारी चीजें तो गिवन है। मुझे मत ना सॉरी मोलैलिटी निकाल लो, क्या चीजें चाहिए आपको। मुझे बात करना है ग्लूकोज सॉल्वेंट भी गिवन है। 50 ग्राम वाटर है ना। अरे सीधे ये फॉर्मूला हो ना, हां एलिवेट्स पता है, हाँ मोलैलिटी निकालो। केबी तो पूछा है आपसे, मोलैलिटी तो कैलकुलेट करनी है। डेल्टा टीवी तो आपको बता ही दिया कि इतने टेम्परेचर से बढ़ गया है, 0.34 से बढ़ गया है। डेल्टा टीवी पता है, केवी पूछा है, मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी कहते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल से निकालने गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय 1000। बस मोलैलिटी जो होती है मेरे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। बस ये निकालना है। केबी पूछा गया। मास ऑफ सॉल्वेंट 6 होगा ना? 6 होगा ना मास ऑफ सॉल्वेंट? हाँ गिवन है क्वेश्चन में। हाँ सॉल्यूट है 6, लिखा तो है ऑन डिसॉल्विंग 6 ग्राम सॉल्यूट जो कि ग्लूकोज है। सर 0.51। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं इसके ऊपर, ठीक है। 0.5 0.51 के आसपास ही आएगा। तो यहाँ पर दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी अपनी, ठीक है। तीन हो तीन है। हाँ 3 तो हो गई। एक हम लोगों ने वैसे टोटल भी 3 कंप्लीट हो गई हैं। एक और कर देते हैं, फिर अपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला पार्टी खत्म होने लगेगा, ठीक है। फ्रेंडली क्लास में वेंट ऑफ फैक्टर और एजियोट्रॉप्स में बता दूंगा आपको। वो तो हट गया शायद वेंट ऑफ फैक्टर। कोई बात नहीं, सीख लो, मेंस की आएगा। कंपटीशन तो कुछ है। हाँ। तो अपने पास देखो, जो लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो क्या है मेरे पास? ऑस्मोटिक प्रेशर 0.5 नहीं आया तेरा आंसर। देख डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी रखी तूने? 0.34, ठीक है। केबी मेरे से पूछा गया था, मोलैलिटी बचती जो मुझे कैलकुलेट करनी थी। मोलैलिटी बराबर थी मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट का गिवन मास कितना था? 6 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना रखा ग्लूकोज का? 50। C6H12 और 6 होता है, अच्छा ग्लूकोज का 180, ठीक है। नहीं गलत करवाया तो यहाँ पर उसका मास रख दो मैंने अपॉन 180 लिखा तेरा इस पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना था? 50 ग्राम ये 18 अपॉन 1000। 18 की बात की अच्छा सॉरी वो लाइन ठीक है तभी तेरा आंसर भी नहीं आया, मेरे भी यस नाम आ गया ठीक है। भूल भावना में जाएगा
अब देखो हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की, ठीक है। क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, ध्यान से समझना। मैं बताऊं ये मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, जिसके बीच में मैंने यहाँ लगा दिया क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ चीजें रखी, कुछ चीजें डाली और कुछ चीजें मेरी यहाँ पर इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट। मैं बोलता हूँ इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो C1 है और इस साइड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी मेरे पास C2। एक चीज ये गिवन है आपको कि जो C1 की वैल्यू है वो ज्यादा है किससे, C2 से, ठीक है। आप ऐसा मान लो आपने यहाँ शहद डाल दिया, आप पानी डाल दिया, तो क्या होगा, पानी वहां से ट्रेवल करने लग जाएगा, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में छोटे पोर्स होते हैं, तो ये चीज यहाँ से यहाँ क्या करने लग जाएगी, मूव करने लगेगी। मैंने बोला ये चीज यहाँ पर क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है ना। और तो उसकी कंसंट्रेशन इसलिए कम थी, वो इस साइड मूव करने लगी। एस्केप को एग्जांपल है क्या, एस्केप को एग्जांपल हो। हाँ अपने पास जो फिल्टर पेपर भी होता है ना कैंडल में, वो भी इसका सेमी परमिएबल एग्जांपल ही होता है। और चीजें छोड़ो, अपने पास जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक, सेल स्ट्रक्चर देखा ना हम लोग 9th क्लास के अंदर, नहीं लोग पॉसिबल हो छलनी, हाँ छलनी आप वैसे मान लो कि जैसे चाय छानते तो कुछ चीज रहेगी ऊपर, वो ठीक है। अब देखो अपने पास ये है, अब देखो चीजें यहां से यहां मूव कर रही है, तो अगर मैं बोलूं यहाँ पर P2 प्रेशर होगा और यहाँ P1 प्रेशर होगा, तो कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, P2। अगर चीजें यहां से यहां ट्रेवल कर रही हैं तो प्रेशर किस साइड का ज्यादा है, P2 का ज्यादा है। मैं बोलूंगा भाई P2 का प्रेशर P1 से कैसा है, ज्यादा है। इसी वजह से ये चीज यहाँ पर क्या करने लगी, मेरी ट्रेवल करने लगी। अब देखो C1 की कंसंट्रेशन ज्यादा थी और C2 कैसा था मेरे पास, कम था। इसका मतलब क्या है, ये मेरे पास सिर्फ प्योर सॉल्वेंट था। क्या था मेरे पास, प्योर सॉल्वेंट में कुछ मिलाया होगा तभी मेरे पास क्या बना होगा, सॉल्यूशन बना होगा, और तभी तो इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, क्योंकि आपने पानी में समझ लो चीनी मिला दी, नॉर्मल सी बात है, पानी में चीनी मिला दी यहाँ पर और यहाँ साइड पानी, तो ये चार्ज नहीं हो गई, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई और ये पानी तो इधर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन है छोटा सा, अगर दो सेम आइडेंटिकल कंटेनर है, ठीक है, एक में शहद H8 में भरा है, दूसरे में वाटर H8 में भरा है, तो वेट किसका ज्यादा होगा, H8 पे भरा हुआ है, मतलब दोनों का H तो दोनों की डेंसिटी अलग होगी ना, प्रेशर अलग निकाल रहे हैं, इस बेस पे प्रेशर तो अलग निकाल रहे हैं, प्रेशर इज रो GH हो गया ना अपने पास, तो फिर ये प्रेशर ज्यादा लगेगा, ये ज्यादा लगेगा, हाँ जहाँ शहद होगा वो ज्यादा प्रेशर लगेगा, फॉर्मूला सी बात है, ठीक है। वो इस बेस पे प्रेशर है, ट्रैवलिंग की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, बात हो रही है ऑस्मोसिस की, मूवमेंट की, ठीक है, ट्रैवलिंग की बात हो रही है। शहद को खुद ही छोड़ दो, तो शहद में शेयर रखियो तो इतनी जल्दी उसकी विस्कोसिटी नहीं है कि वो मूव कर जाएगा, तो पानी तो जल्दी से मूव कर जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपकी, P2 में P1 से ज्यादा था यहाँ पे। अब एक चीज मुझे पता है कि ये चीज यहाँ से यहाँ पर मूव कर रही है, मैं यहाँ पर कुछ प्रेशर लगाऊं तो क्या होगा, एक तरफ शहद भरा हुआ है, सोच लो दिमाग में, इधर पानी में शहद से प्रेशर में पानी इधर भागेगा ही भागेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है उसके पास, तो धीरे धीरे यहाँ से मूवमेंट इस साइड में शुरू हो गई। मैंने और प्रेशर लगाया तो क्या होगा, और मूवमेंट होगी। मैं और प्रेशर लगा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, दोनों मूवमेंट बराबर हो सकती है, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ, अब बाहर से P एक्सटर्नल प्रेशर लगाने लग गया। एक टाइम आएगा जब P एक्सटर्नल प्लस P1 बराबर होंगे किसके, अरे पहले P2 ज्यादा था, P1 कम था, P1 का सहारा दिया किसने, P एक्सटर्नल ने, ऑस्मोसिस क्या हो गया, रुक गया, ठीक है। तो ये जो P एक्सटर्नल है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, P2 माइनस P1 की, और यही आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है ना, कि मूवमेंट को जितने रोकने के लिए मुझे एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ेगा, वो मेरा क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब ये नेसेसरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं हो सकता, नहीं जरूरी नहीं है, ये तो मैंने बोला कि हमने बाहर से लगाया है, मैं P ATM की बात नहीं कर रहा, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होते हैं, ठीक है। मैंने लिखा एक्सटर्नली प्रेशर अप्लाई किया गया यहाँ पे, ठीक है। अब P एक्सटर्नल P1 के साथ मिलके इसके बराबर हो गया, तो ये मेरे पास कैसा होता है,
ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। अगर मैं इसको इससे ज्यादा कर दूं, P एक्सटर्नल की वैल्यू किसी पता होनी चाहिए, P2 माइनस P1 की। अगर ये वैल्यू में इससे ज्यादा कर दूंगा तो क्या होगा? अगर समझो P एक्सटर्नल की वैल्यू ज्यादा हो P2 माइनस P1 से, यहां तो ऑस्मोसिस हो रहा था, रुक गया था मूवमेंट। अब अगर ध्यान सुनो, यहां से मूवमेंट यहां आ रही थी, मैंने यहां प्रेशर लगाना शुरू किया, अब मूवमेंट रुक गई, मैं और लगाऊंगा तो क्या होगा? वापस चल पड़ेगा। और वही क्या होती है मेरी रिवर्स ऑस्मोसिस होती है। क्या होती है? रिवर्स ऑस्मोसिस। ये कंडीशन होती है किसके लिए? रिवर्स ऑस्मोसिस। अब खुद ध्यान से सुनो, यहां पर ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब गंदा पानी है, पानी के अंदर कैल्शियम, फ्लोरीन, मैग्नीशियम सब कुछ कैल्शियम प्रेजेंट होगा, पानी के अंदर सारे आयंस प्रेजेंट है, सॉल्यूशन बन गया। आपने यहां से प्रेशर लगाया, किस साइड जा रहा है? प्योर सॉलिड की तरफ। मुझे यहाँ पर सिर्फ क्या मिलेगा? प्योर सॉलिड पानी मिलेगा, सारे एनाइंस और आयंस यहाँ रह जाएंगे। तो आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पर आया टैप और आपने अपने पानी भर लिया ग्लास के अंदर। अगर ये अपनी आरओ की वो होती है मैकेनिज्म, आरओ की लिखा है रिवर्स ऑस्मोसिस, ये उसी मैकेनिज्म होती है, ठीक है। आरओ में क्या होता है? तो जैसे आप आरओ ऑन करते हो आवाज आती है ना थोड़ी थोड़ी, ज़ूम ऐसे इधर आवाज, तो वो इसलिए होती है क्योंकि वो इसको क्या कर रहा होता है, ये टंकी से कनेक्टेड होता है या वाटर सप्लाई से कनेक्टेड होता है, इसे पानी आता जाता है, वो प्रेस करता जाता है, बीच में आपके पास मेम्ब्रेन लगेगी। तभी तो कहते हैं ना सर्विसिंग जो कराते हैं इसकी कुछ सालों के बाद, इसलिए कराते हैं क्योंकि ये अब खराब हो चुकी होती है, फिल्टर चेंज करता है वो, बस इसी को चेंज कर जाता है, फिर से पानी साफ आने लग जाता है और कुछ नहीं, ठीक है। बस उसको साफ कर जाता है, फिर यहाँ से हम पानी ले लेते हैं। तो ये होते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, जहाँ पर मोमेंट एकदम चेंज है, P एक्सटर्नल बराबर होगा ग्रेटर देन P1 P2 से, ठीक। अब ये तरीका हो गया। अब मेरे को ये वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है, ये वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो एक प्रेशर लगा के देखा जाता है, दूसरा आप यहाँ YouTube से एनालॉजी से भी निकाल सकते हो कनेक्ट करके, फॉर्मूले से निकालते हैं, इसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो बराबर होता है R गैस कांस्टेंट, C कंसंट्रेशन इनटू टेम्परेचर, ठीक है। अब इसको पाई इक्वल्स टू RCT से भी आगे लेते हो, कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये पाई मेरे यहाँ पर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है। अब देखो दो चीजें, यहाँ पर तीन टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, मैंने दो सॉल्यूशन हाथ में पकड़ रखे हैं। अगर मैंने दो सॉल्यूशन पकड़ रखे हैं तो इनका क्या मतलब हो सकता है? या तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। जब दो सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहली बात होती है, अगर मेरे पास दो सॉल्यूशन है, समझ लो फॉर एग्जांपल ये दो सॉल्यूशन है, ठीक है, ये A है और ये क्या मेरा B। अगर पाई A बराबर है किसके? पाई B, ये दोनों ही बराबर है, दोनों बराबर है तो कैसे सॉल्यूशन कराएंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मत खेलो तुम, ठीक है। अगर दोनों बराबर है तो एक का ज्यादा और एक का क्या होगा? कम। अगर मैं बोलूं पाई A ग्रेटर देन किससे? पाई B से, तो जो ज्यादा होता है उसको बोलते हैं हम लोग हाइपरटोनिक और जो कम होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक। तो ये बन जाएगा मेरे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और ये बन जाएगा मेरे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब जो ये ऊपर चीज बताई उसको प्रैक्टिकली भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। आम का अचार बनाते हैं घर के अंदर, ठीक है ना। क्या करते हैं? सबसे पहले आपका ये आम है, काट लिया इसको और इसको डालते हैं नमक के पानी में। किसके अंदर? नमक के पानी में। क्यों? अगर इसके अंदर जो NaCl प्रेजेंट है, आम के अंदर क्या होगा? मॉइस्चर होगा, पानी होगा, पल्प है मान लिया, तो इसके अंदर तो पानी है, तो हमने मान लिया कि इसके अंदर तो मेरा वाटर प्रेजेंट है जो कि कैसा है? प्योर, ठीक है। बाहर मैंने NaCl नमक का पानी जानबूझ के लिया, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मैंने सॉलिड के अंदर क्या डाल दिया? सॉल्ट डाल दिया। मूवमेंट कहां से हो रही थी? प्योर टू इम्प्योर की तरफ। तो प्योर टू इम्प्योर की तरफ ऑस्मोसिस हो जाएगा, मतलब इस आम के पीस के अंदर जितना पानी था वो सारा कहां जाएगा? बाहर आ जाएगा। अब बाहर आएगा तो कहां पर? सरफेस के ऊपर। उसके बाद क्या करते हैं? धूप में सुखा देते हैं। पहले एक दो दिन नमक के पानी डाल के, एक दिन दो दिन पानी में डाल के क्या करते हैं? उसको धूप में सुखाते हैं। इसीलिए क्योंकि जो अब इसके टॉप सरफेस पे पानी आ गया वो क्या हो जाए? इवापोरेट, ठीक है। तो बस उसको बाहर सुखा दिया, अंदर से पानी बाहर आ चुका था, बाहर से वो से वाटर वो पूरा निकल गया, वो ड्राई हो गया, ठीक है, ठीक है। क्या प्रेशर अपने आप है ना, और अपने आप ही प्रोसेस होता है, ठीक है।
ये चीज अरे खुद ही सोचो, आप एक हाइट पे और नीचे पानी डालोगे तो अपने आप ही जाएगा ना वो। सेम चीज ये प्रेशर डिफरेंस मिल रहा है वो अपने आप चल रहा है। दूसरी चीज आप देखो, इसमें मेम्ब्रेन की जरूरत तो नहीं। अब देखो ये आपने यहाँ पर किशमिश ले ली, ठीक है, फूल जाएगी। अब यहाँ पर बाहर क्या है मेरा पानी। वाटर, पानी में डाला आपने वाटर, तक फूल जाती है वो। ठीक है, वो अपने आप ही अंदर कैसे चलेगा, पानी चले जाएगा। आप खुद भी स्विमिंग पूल में काफी टाइम तक रहोगे ना, अपने हाथ पे देखना और पैर की उंगलियां देखना, आपको दिख जाएगा, हाँ। स्किन सॉफ्ट हो जाएगा और पानी अंदर पेनिट्रेट कर चुका होगा तब तक, हम्म। ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी में तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ही है, इसकी वजह से वो अंदर ही पानी चले जाता है। ये सब उसके एवरीडे लाइफ के एग्जांपल्स हैं। सर अगर किशमिश को नमक वाले पानी में डाल दोगे, किसको किशमिश को नमक वाले पानी में डाल के देखियो, उसमें से पानी चला जाएगा अंदर, फिर नमकीन हो फिर जाएगा। हाँ खा के देखियो, मैं तो डाल दिया। नमक कभी जा रहा है अंदर, पानी तो जाएगा उसमें, ठीक है। ये बात समझ आ गई। तो मेरे पास तीन टाइप के, हम लोगों ने चार टाइप के क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी। पहले रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, बाकी तो छोटी छोटी थी, ठीक है। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और थर्ड मेरे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में हमने देखा दोनों का अगर वेपर प्रेशर सेम है, मतलब दोनों का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो क्या बोलेंगे उसे आइसोटोनिक। जिसका ज्यादा होगा हाइपर, जिसका कम होगा उसको हाइपर। कोई डाउट इसके अंदर? इसको रिवाइज कर लेना, और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं करने के लिए, अभी टिक करा दूंगा आपको एनसीईआरटी में, लाएंगे आज। ठीक है। नहीं लाए कोई बात नहीं, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, हाँ ये कर रहे हैं। मैसेज कर दूंगा पेज नंबर के साथ वो सारे क्वेश्चन। ऑलमोस्ट लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन को छोड़ के जहां पर वेंडर फैक्टर आ रहा होगा। सीबीएसई ने हटा दिया, कोई बात नहीं, पर क्वेश्चन कर लो, छोटा सा, छोटी सी बात है, कोई बड़ा वो नहीं है उसके अंदर ना, ठीक है। चलो पर यही वाली भी बोर्ड का ज्यादा देखा था जो सीरीज में और अरे देखते तो हैं, बट अगर इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आने हैं, एक वो आ गया तो और क्या है? कल tomorrow